राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। आज है 2 तारीख और दिन मंगलवार, और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं रात का डिनर बनाने से। मील प्लान के अकॉर्डिंग रात के डिनर में आज बनना है सीजनल सब्जी, साथ में रोटी या पराठा, जिसको जो खाना होगा वही बनेगा। तो इस समय सीजनल सब्जियों में मेरे पास है परवल, तो बस आज मैं बनाऊंगी आलू परवल की सब्जी। परवल को फ्रिज में से निकाल लिया है और इसे मैंने चॉकलेट के इस तरह के पैकेट में रखा था, और इस पैकेट में रखने की वजह से देखिए परवल बिल्कुल भी सूख करके सिकुड़ा नहीं है। नहीं तो होता है क्या है कि परवल ना बिना पानी के अगर हम रखते हैं तो बहुत जल्दी ये सूख जाता है। इसे आप चाहे वेजिटेबल बैग में रखें या फिर किसी भी प्लास्टिक कंटेनर में रखें, फ्रिज में भी होने के बावजूद ये 1 से 2 दिन के अंदर में ही सूखने लगता है। लेकिन इस तरह के पैकेट्स में आप परवल को ज़्यादा दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। और ये जो परवल मैं अभी काट रही हूँ ना, ये अभी आज का या कल का ख़रीदा हुआ परवल नहीं है। इसे आए हुए 5-6 दिन कम से कम हो रहे हैं। तो थोड़े से परवल की सब्ज़ी मैंने पहले ही बना ली थी, और जो बचे हुए परवल थे उन्हें मैंने इस तरीके के पैकेट में स्टोर करके रख दिया था। और इसे काटने पर बिल्कुल आज भी ये उसी तरह से फ्रेश लग रहा है जैसा पहले दिन मैंने इसे काट करके बनाया था। तो अब जब कभी आपको परवल स्टोर करना हो ना, तो इस तरीके के पैकेट्स का ही इस्तेमाल करें, और ये बहुत ही ईजिली मिल जाता है हमारे घरों में। हमारे यहाँ जो सामान आता है, स्पेशली चॉकलेट्स हैं, नमकीन हैं, तो उनमें ना इसी तरीके के पैकेट्स का ही यूज़ होता है। तो बस अब उसे आप फेंकें नहीं, धुल करके उसका इस्तेमाल सब्जियों को स्टोर करने में करें, और स्पेशली परवल को। और परवल को इसलिए बोल रही हूँ ना, क्योंकि परवल को स्टोर करके रखना एक चैलेंज से कम नहीं होता है, क्योंकि इसे अगर बिना पानी के रखा तो सूख जाता है, और अगर पानी में ज़्यादा दिन तक पड़ा रहता है तो ख़राब होने लगता है, पक जाता है। तो अब मुझे लगता है कि इस तरीके के पैकेट का यूज़ करके आप जो है बहुत ही आसानी से परवल को ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो अभी परवल स्टोरेज की टिप देते देते सब्जी भी मेरी कट गई है, और आलू को मैंने काटने के बाद पानी में भिगो दिया है, ताकि जो उसका स्टार्च है वो निकल जाए। और साथ में ही प्याज, हरी मिर्च, लहसुन और थोड़ी सी मैंने ये दाल वाली बड़ियाँ ली हैं, इन्हें भी सब्जी में डालूँगी। तो अभी सब्जी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई गैस पर चढ़ा दी है, और इसमें डाल दिया है सरसों का तेल। और ये सरसों का तेल वही है जिसमें भी मैंने कुछ दिन पहले कढ़ी के लिए पकौड़े तले थे। और सरसों के तेल की सबसे अच्छी बात यही होती है कि इसे आप कई बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर पकौड़े तल लिए हैं सरसों के तेल में, तो जो तेल बचा है उसका यूज़ आप सब्जी बनाने में कर सकते हैं, या फिर उसका यूज़ आप पराठों को सेकने में कर सकते हैं। रिफाइंड की तरह नहीं है कि एक बार यूज़ कर लिया तो फिर दोबारा यूज़ नहीं करना है उसे। तेल हल्का सा गर्म हो गया है, तब इसमें मैंने बड़ियाँ डाल दी हैं। अब बड़ियों को हल्के से सुनहरे रंग का होने तक तल लेना है। बड़ियाँ सुनहरे रंग की हो गई हैं, तो अब इन्हें मैं बाहर निकाल ले रही हूँ। और अब बचे हुए तेल में कटा हुआ आलू और परवल डाल करके इसे मध्यम आंच पर हल्के से सुनहरे रंग का होने तक भूनेंगे। आलू परवल को हल्का सा भूनने के बाद अब इसमें कटा हुआ प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, तली हुई दाल की बड़ियाँ, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ी चम्मच धनिया पाउडर, और साथ में ही नमक डाल करके इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और नमक डालना पहले मैं भूल गई थी, जब मसाला डाल करके मिक्स किया तब याद आया कि नमक डालना है, तो बाद में फिर इसमें मैंने नमक डाला है। तो अभी सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके अब मैं इसे धीमी आंच पर ढक करके रख दे रही हूँ पकने के लिए। करीब 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इसे मैंने एक बार चला लिया है, और इस समय जो है सब्ज़ी से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है मसालों की। मसाला अच्छी तरह से भून गया है, तब इसमें मैंने 1 गिलास के करीब पानी डाल दिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लिया, और इसे अब ढक करके मैं तब तक पकाऊंगी जब तक कि आलू और परवल अच्छी तरह से गल ना जाएं। 10 मिनट और पकाने के बाद इस समय आलू और परवल दोनों ही गल गए हैं, तो सब्जी इस समय बन गई है। लास्ट में इसमें मैंने हरा धनिया डाल करके मिक्स कर लिया है। सब्जी बनाने के बाद अब मैं पराठे सेकूंगी। डिनर का भी टाइम हो गया है, इस समय 8:45 बज रहे हैं।
तो अभी सबसे पहले मैंने फूड रैप पेपर रोल में से थोड़ा सा पेपर काट करके निकाल लिया है और इसे कैसरोल में इस तरह से नीचे बिछा दिया है। तो अब जब पराठे सेक करके इसमें रखूँगी ना तो पराठे नीचे से गीले नहीं होंगे। और आज बच्चों ने बोला है कि उन्हें ट्रायंगल वाला पराठा खाना है, तो बस उनके हिसाब से आज तिकोना पराठा बना रही हूँ। और बच्चों ने तो इसे ट्रायंगल वाला पराठा नाम दे रखा है, लेकिन मैं इसे टिफ़िन वाला पराठा ही बोलती हूँ। मुझे याद है कि स्कूल में जब हम टिफ़िन ले जाते थे तो उसमें यही तिकोना वाला पराठा जाता था और स्पेशली ये टिफ़िन के लिए ही बनाया जाता था। बिल्कुल हर लेयर में घी चुपड़ा रहता था और इस घी की वजह से ना पराठे की जो लेयर्स थी वो सारी की सारी आराम से अलग हो जाती थी और खाने में भी काफ़ी सॉफ्ट लगता था ये पराठा। खैर ये तो थी पुरानी बात हमारे टिफ़िन वाले पराठों की। और अभी मैंने पराठे सारे सेक लिए हैं और अब इसी तवे पर मुझे रोटियां भी सेकनी है। तो अभी जो है तवा बहुत ज़्यादा चिकना है जिसकी वजह से ना रोटियां अच्छे से नहीं बनेंगी। तो मैंने क्या किया है कि एक पराठा मैंने बिना घी लगाए ही इस पर सेक लिया है। तो इससे ये हुआ कि पराठे ने तवे पे जितना भी घी था उसे पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से तवा रोटी सेकने लायक हो गया है। और अब इस पे मैं रोटियां बना ले रही हूँ और रोटियां देखिए इस तवे पे बहुत ही अच्छी तरह से बन जा रही हैं। तो अब जब कभी एक ही तवे पे आपको रोटी और पराठा सेकना हो तो इस टिप का आप ज़रूर यूज़ करें। तो फिलहाल अभी रोटी और पराठा दोनों ही सेक लिया है और अब मैं सभी की लगा दे रही हूँ प्लेट। लीजिए तैयार है आज का डिनर। मील प्लान के अकॉर्डिंग आज डिनर में बनना था सीजनल सब्जी, साथ में रोटी पूड़ी या पराठा। तो बस अभी मैंने आज बनाया है आलू परवल वड़ी की सब्जी, दही और साथ में है रोटी और पराठा। तो बस डिनर तैयार है, आप लोग भी डिनर कर लीजिए। तो अभी बच्चों को भी खाना निकाल करके दे दिया है और वो तो अपनी प्यारी दुलारी टीवी के साथ ही बैठ करके खाना खा रहे हैं। और बच्चे हम दोनों लोग जो है आराम से डाइनिंग टेबल पर बैठ करके यहाँ पे खाना खा रहे हैं। फिलहाल अभी सभी ने डिनर कर लिया है और अब करना है सबसे बड़ा वाला काम, किचन समेटने का। और सबसे पहले तो आप सिंक देखिए पूरा बर्तनों से भरा हुआ है और अगर इसे हाथ से धुलना हो ना तो कम से कम 30 से 45 मिनट का समय लग जाएगा। लेकिन मुझे हाथ से नहीं धुलना है, मुझे इन्हें डिशवॉशर में धुलना है। तो बस अभी सारे बर्तनों को डिशवॉशर में लगा दे रही हूँ और जो बर्तन डिशवॉशर वाले नहीं होंगे बस उन्हीं को मुझे हाथ से धुलना रहेगा। और डिशवॉशर ना मैं केवल एक बार रात में ही लगाती हूँ। तो जैसे सुबह ब्रेकफास्ट से लेकर के रात के डिनर तक का जितना बर्तन होता है उसे इसमें साफ़ करती हूँ। लेकिन आजकल जो है बर्तन थोड़े से ज़्यादा निकल रहे हैं, तो रात में जब मैं मशीन लगाती हूँ ना तो 2-4 बर्तन एक्स्ट्रा बच जाते हैं, तो जिन्हें मुझे हाथ से धुलना पड़ रहा है। तो अब सोच रही हूँ ना मैं कि मशीन को 2 बार चला दिया करूँ, एक बार दिन में और एक बार रात में। तो देखती हूँ कि कैसे जो है इन सबको मैनेज करूँगी। तो फिलहाल अभी सारे बर्तनों को मैंने डिशवॉशर में लगा दिया है और अब डिशवॉशर का सोप इसमें डाल दिया और डालने के बाद अब मशीन चला दे रही हूँ। तो बस 3 घंटे में मशीन में सारे बर्तन जो हैं वो धुल जाएंगे। और अब जो है जो बर्तन हाथ से हैं धुलने वाले उन्हें धुल ले रही हूँ। तो देखिए यही 2-4 बर्तन है, रोज़ ऐसे ही 2-4 बर्तन जो है बच जा रहे हैं। हालांकि कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जिन्हें मशीन में नहीं धुलना होता है, जैसे लकड़ी के बर्तन हैं और लोहा, तांबा, पीतल, तो इन्हें ना मशीन में नहीं डालना होता है। तो इसकी वजह से तो वैसे ही 2-4 बर्तन रहते ही हैं, लेकिन अलग से भी कुछ आजकल एक्स्ट्रा बर्तन बच जा रहे हैं। तो खैर धुल लिए जाते हैं। और बर्तन धोने की तो हमारी बहुत पुरानी आदत है। तो फिलहाल अभी मैंने बर्तनों को धुल लिया है और धुलने के बाद अब जो है चूना जो मैंने यूज़ किया उसे अच्छे से धुल करके रख दिया है। और रखने के बाद अब यहाँ पर मैं सिंक साफ़ कर रही हूँ। तो सिंक साफ़ करने के लिए मैंने थोड़ा सा विम लिक्विड इसमें डाल दिया है और अब ब्रश से इसे अच्छी तरह से रगड़ करके धुल दे रही हूँ। और रात में एक बार मैं इसे अच्छे से धुल देती हूँ। और दिन में ना थोड़ा सा हमेशा कुछ ना कुछ बर्तन रखा ही रहता है सिंक में, इस वजह से प्रॉपरली साफ़ नहीं कर पाती हूँ। तो रात में जब एकदम सिंक खाली रहता है तो अच्छे से इसकी सफाई हो जाती है।
तो बस अभी सिंक साफ़ करने के बाद अब जो है पूरा यहाँ पे जो पानी वगैरह गिरा है उसे भी इसी स्पंज वाइप से पोंछ दे रही हूँ। और एक ये सिंक में कटोरा पड़ा हुआ है, इसे मैंने जो है जला दिया है। तो 2-3 दिन से इसकी सफाई कर रही हूँ, लेकिन अभी पूरी तरह से साफ़ नहीं हो पाया है, धीरे धीरे साफ़ हो जाएगा। सिंक एरिया साफ़ करने के बाद अब जो है जो काउंटर टॉप और गैस स्टोव है इसे भी साफ़ कर दे रही हूँ। इसे बहुत ज़्यादा गंदे नहीं हुए हैं। तो फाइनली आधे घंटे की मेहनत के बाद अब पूरी तरह से किचन का काम और आज का व्लॉग दोनों यहीं पर एंड हो रहे हैं। आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।